तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपना यानी कि राजस्थान का अपवा तंत्र चल रहा था ज्योग्राफी के अंदर, और जिसके अंदर यानी कि हमने अरब सागर की नदियों को कंप्लीट कर लिया है। आज यानी कि हम शुरू करेंगे बंगाल का अपवा तंत्र, यानी कि वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, उन नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे क्या। ठीक है, फटाफट आ जाओ। फिर 1 या 2 मिनट आपको जो भी डाउट हुए, जो भी यानी का सवाल हुए, मैं के बाद में आपा क्लास ना शुरू करांगा। तो ज़्यादा कमेंट को नहीं पढ़ांगा क्योंकि आपा ने क्लास भी शुरू करनी है। तो बता दो कोई भी आपने भाई का कोई सवाल हुआ, पीछे की कोई बात समझ में नहीं आई हुआ तो। राधे राधे सर जी, जय श्री कृष्णा। और बताओ, जय जय राजस्थान, राम राम गुरु। तो सारा ने प्यार भरी राम राम एक बार फिरूं। तो अपने यानी कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसके अंदर हम यानी कि अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। लूणी, पश्चिमी बना, साबरमती और माई, यानी कि ये पार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज यानी कि हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि हम आज चंबल नदी को कंप्लीट करने वाले हैं। 1-2 क्लासों में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आंतरिक जल प्रवाह तंत्र तो कुछ भी नहीं है, नए के बराबर है। 1 या 2 क्लास में आपका ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यानी कि हम चंबल नदी को शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा आराम से, फिर यानी कि एकदम आराम से आपके चंबल नदी समझ में आ जाएगी। देखो, चंबल नदी के ऊपर जो बांध है ना, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि ये जो बांध है मैं अलग से कराऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको अलग से एक साथ में बांध लिखा दूंगा ना तो ज्यादा नहीं है, एक पेज में आपके सारे के सारे बांध कंप्लीट हो जाएंगे और आप यानी कि बांध को एक साथ में याद कर सकोगे। इसलिए यानी कि मैं बांध को तो एक साथ में लिखा दूंगा। ठीक है, तो आज यानी कि हम चंबल नदी को कंप्लीट करने वाले हैं। चलें फिर आगे करें क्लास को स्टार्ट। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा सा आप समझना चंबल नदी के बारे में। अब यानी कि आप ध्यान लगाकर समझना, ये आपको क्या दिख रहा है सर? ये तो हमें राजस्थान का मैप दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब यानी हमें चंबल नदी निकालनी है। ठीक है सर, यानी कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है, जन्ना पाव की पहाड़ियां हैं महू मध्य प्रदेश में, यहां से यानी कि चंबल नदी का उद्गम होता है। जन्ना पाव की पहाड़ियां कहाँ है? ये अपने महू मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, यहां से यानी कि अपने चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर करता हूं 1 मिनट, इसको यानी कि बढ़िया तरीके से समझाता हूं। दिख रहा है ना आपको? आराम से बता देना। अब करते हैं दोबारा से मना। अब देखो, यानी कि यहां है अपने जन्ना पाव की पहाड़ियां। जन्ना पाव की पहाड़ियां हैं कहां पर भाई सर? ये अपने महू मध्य प्रदेश में। और यहां से अपने एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। निकाल दें भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। सबसे पहला स्थान आ गया 84गढ़। 84गढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, इसके बाद में एक बात बताओ, चित्तौड़गढ़ के ऊपर कौन सा जिला सर? चित्तौड़गढ़ के ऊपर है कोटा। कोटा के ऊपर कौन सा जिला? कोटा के ऊपर है बूंदी। बूंदी के ऊपर है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यहां से चंबल नदी बहती हुई इधर यानी कि एक नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश में। यहां पर यानी कि ये चंबल नदी जाकर मिल जाती है यमुना से। ये लो भाई,
ये आपकी यानी कि चंबल नदी है, कंप्लीट है, बस इतनी है, बस होगी चंबल नदी। चले आगे वाली नदी में, लेकिन इसकी कुछ बातें भी हैं। एक बार यानी का थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं। देखो, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, यानी कि चंबल नदी निकलती कहां से? चंबल नदी निकलती है जन्ना पाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश से निकलती है। जन्ना पाव की वही पहाड़ियां हैं जहां पर भगवान श्री परशुराम महादेव का जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि यहां से अपने चंबल नदी निकलती है। ये सबसे पहले राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी। इसके बाद में आगे बेसरोडगढ़ है जहां पर ये चूलिया जलप्रपात बनाएगी, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो मैं आगे समझाऊंगा। अभी यानी कि आपको जिले याद रखने हैं कि राजस्थान के कितने जिलों में ये बहती है। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से ऊपर कोटा है, कोटा से बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी कि इन जिलों के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं करना, इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राजस्थान के मैप भरो, यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने नदी को निकाल दिया, ये लो भी आपकी नदी निकल गई। अब आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। ये आपका चित्तौड़गढ़ है, इधर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इधर ही आगे यानी कि इधर से यमुना नदी आती है, यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। यानी कि चंबल नदी अपना जल कहां पर लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी से मिलती है। अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं कि चंबल की कुल लंबाई कितनी है, तो यानी इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। और सर राजस्थान में कितने? राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। यानी कि ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इतनी लंबाई आपको किसी भी नदी की देखने को नहीं मिलेगी, 1051 किलोमीटर, यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये सबसे ज्यादा जल उपलब्ध कराती है राजस्थान को, चंबल नदी। इसको यानी कि हम थोड़े से उपनाम देते हैं। सर क्या क्या नाम दें? एक थोड़ा सा इसका उपनाम मिलता है चर्मणवती, ठीक है सर। एक इसका नाम मिलता है नित्यवाही। सर इस नित्यवाही का क्या मतलब हुआ? नित्य यानी कि दिल्ली, दिल्ली बहती हो। सर दिल्ली बहती है तो मतलब 12 महीने बहती है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम 12 मासी नदी भी कहते हैं, यानी कि 12 महीने बहती है भाई। मास यानी कि महीने, 12 महीने होते हैं, तो यानी कि इसको 12 मासी नदी भी बोलते हैं। इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। ये लो, अब यानी कि मैं थोड़ी सी आगे तुम्हें और बातें बताऊंगा। क्या सर? यानी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर तीसरे चरण में शामिल की गई थी, इसके ऊपर हैगिंग ब्रिज बना हुआ है, इसकी सहायक नदियां हैं। ये थोड़ी सी प्रारंभिक बातें हैं। अगर ये बात आपके समझ में आएगी ना, तो यानी कि 50% आपके चंबल नदी कंप्लीट होगी। यानी कि सबसे ज्यादा तो यही पूछेगा कि उद्गम कहां से होता है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। अब तो नॉर्मल बातें हैं, उपनाम मैंने बता दी, इसकी लंबाई बता दी, कौन कौन से जिलों में बहती है, जिले तो आपके वैसे याद होगी, कहां पर जाकर मिलती है। यानी कि इतनी सी चीज के अंदर हमने लगभग चंबल नदी को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें दिखाता हूं चंबल नदी के बारे में, यानी कि इसके ऊपर हैगिंग ब्रिज कैसे बना हुआ है, इसमें यानी कि कौन कौन से जलीय जीव रहते हैं, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, वो सारी की सारी बातें मैं साथ साथ में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई ना? ये तो बहुत ईजी है भाई, आराम से राजस्थान का मैप हम खुद ही बना लेंगे। तो चलो इन चीजों को मैं लिख देता हूं ताकि तुम आराम से नोट्स बना सको। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, यानी कि वो नदियां जो अपना जल यानी कि बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। अब आप कहोगे सर चंबल तो यमुना में जाकर मिल जाती है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से अपना जल लेकर तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है ना। ठीक है भाई, वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। ठीक है, हाँ। अब यानी कि हम आज पहली नदी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चंबल नदी। उपनाम की बात करूं, यानी कि उपनाम हमें क्या क्या याद करने हैं? कर्मणवती है, कामधेनु है, नित्यवाही है, यानी कि दिल्ली बहती है ये। ठीक है, उद्गम कहां से होता है? उद्गम यानी कि जना पाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश से इस चंबल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर आप यानी कि देखना चाहो, यानी ये आपको देखने को मिलेंगे जना पाव की पहाड़ियां जहां पर भगवान परशुराम महादेव का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपकी यानी कि जना पाव की पहाड़ियां हैं, यहां से अपनी चंबल नदी निकलती है। अब तक तो वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
राजस्थान में जिले तुम वैसे याद कर लोगे, इनके रट्टा मारना ही नहीं है। कहाँ कहाँ है सर? चित्तौड़गढ़ है, ऊपरकोटा है, बूंदी है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, बस इन यानी कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 ही हुए क्या? गिनती करके देख लेना भाई। यानी कि इन जिलों में बहती हुई मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर है अभी, यानी कि आप चंबल नदी की यही लंबाई याद करना। कई जगह आपको पुरानी भी लंबाई देखने को मिल जाएगी। हालांकि देखो नदियों की लंबाई कम ही पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है। ये जो मैं 1051 लिखा रहा हूं आपको नए आंकड़े लिखा रहा हूं। आपको हो सकता है सब किताबों में यानी कि अलग अलग देखने को मिले, इसलिए चंबल नदी की आज तक कभी एग्जाम में लंबाई भी नहीं पूछी गई है। ठीक है, लंबाई का कभी इसमें सवाल नहीं आया है। यानी कि कुल मतलब नदियों की लंबाई से नए के बराबर सवाल पूछते, तुम इतना इनके रट्टा मत मारना सर ये है उसमें इतनी उसमें इतनी है, बहुत कम सवाल पूछता है। ओके, राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर। राजस्थान की एकमात्र क्या है? 12 मासी नदियां, मतलब 12 महीने बहती है। तो देखो मैंने वही बातें तुम्हें लिखाई हैं तो मैंने पहले समझा दी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया। ये फटाफट बातें आप अभी याद कर सकते हो। सर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से यानी कि जनापाव की पहाड़ियां से निकलती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, मुरादगंज इटावा में जाकर मिल जाती है। तरुणती कहते हैं, नित्यवाई कहते हैं, बारामासी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। बस कामधेनु नदी होगी भी अपनी ये, 12 महीने बहती है। लंबाई की बात करें तो 1051 है, राजस्थान में 322 है। ये लो इतनी प्यारी सी नदी थी चंबल नदी, तुमने इसको इतना बड़ा कर रखा है, वाह रे भाई। अब मतलब बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति ये करवाती है, ये बात भी मैंने तुम्हें समझा दी भाई। यानी कि राजस्थान को सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति कौन सी नदी कराती है? चंबल नदी कराती है। ओके, यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। ये लो भाई, ये आपका क्या दक्षिण है और ये सीधी की सीधी दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, ये लो, इसमें क्या बात याद करनी है? कई किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बात तो सही है, गलत तो नहीं है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जैसे माई के लिए कह देंगे एकमात्र ऐसी नदी है तो दक्षिण से प्रवेश करते हैं दक्षिण में चली जाती है। हालांकि ऐसी बात कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा याद कर लेना, अच्छी बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और वैसे भी इसमें क्या याद करोगे? राजस्थान का मैप तुमने देख लिया, हाँ सर दक्षिण से आती है और उत्तर की ओर चली जाती है, वैसे भाई नॉर्मल बात है, इसमें भी हमें कुछ याद नहीं करना, ये तो नॉर्मल बात होगी। अब यानी का मैं तुम्हें बताता हूं चूलिया जल प्रपात है। सबसे पहले तो यानी का कोई नया नया स्टूडेंट आता है ना, उसके मन में ये डाउट होता है कि सर ये जल प्रपात क्या होता है। जब यानी का हमने पहली बार पढ़ा तो हमें भी नहीं पता था कि ये जल प्रपात होता है क्या है। शेखावाटी वालों को तो विशेषकर से पता ही नहीं होगा कि जल प्रपात क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखे ही नहीं है भाई। अब जैसे मान लो कि तुम शेखावाटी साइड के हो और मान लो कि कभी दूसरी नौकरी मिल लगे जैसे अध्यापक या पटवारी, तो तुम्हें कहीं बाहर घूमने का मौका मिलेगा नहीं, तो तुम तो यानी कि वहीं शेखावाटी में रहोगे और कभी बाहर घूमोगे नहीं, तो आपको पता चलेगा नहीं कि जलप्रपात होते क्या है। इसलिए नौकरी लगने के बाद में बाहर जरूर घूमने जाना, ठीक है, नौकरी लगने के बाद में। हाँ, तो जलप्रपात सबसे पहले तो ये बात करते हैं सर जलप्रपात होते क्या है? कुछ नहीं है, भी झरने हैं। सर झरने क्या होते हैं? यानी कि देखो इस प्रकार से कोई भी नदी का जल जब यानी कि पहाड़ों से नीचे गिरता है ना, यानी कि एक प्रकार से झरने बन जाते हैं, उनको कहते हैं जलप्रपात। यानी देखो चंबल नदी का इस प्रकार से यानी कि जल पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, ये यानी कि चूलिया जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा है सर? 18 मीटर ऊंचा है। सर है कहां पर है? आप कभी बेसरोडगढ़ जाना, वहां से 5 किलोमीटर आगे आपको देखने को मिल जाएगा। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो कभी जाना, मतलब बहुत शानदार लगेगा ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कई कई तो क्या होता है इसके नीचे कोई नहीं नहाता का, आप सोचोगे सर इसके नीचे नहाने का है, नहीं, पानी का भाव बहुत तेज होता है, यानी कि सीधा का सीधा पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है। तो कभी कभी तो इतना बढ़िया यानी कि पानी का प्रेशर होता है, अगर ज्यादा पानी का प्रेशर होगा ना तो सर ही फाड़ देगा पानी। पानी का प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। यानी कि तो साइड में नहाते हैं जब यानी कि पानी का प्रेशर कम हो, ठीक है, नॉर्मल बह रहा है, तो आराम से आप यहाँ पर कभी घूमने जा सकते हो। तो ये है भाई यानी कि जलप्रपात इस प्रकार से यानी कि पहाड़ों से जब यानी कि पानी नीचे गिरता है ना, इसे हम कहते हैं वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। ठीक है सर, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा सर? 18 मीटर ऊंचा, ये भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, ये वो नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं जो अपनी यानी कि चंबल नदी 50% कंप्लीट हो चुकी है। इन बातों को तुम नॉर्मल याद कर लोगे। ठीक है सर, चंबल नदी बेस अपने चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, थोड़ा सा आगे बेसरोडगढ़ जिस पर यानी कि तुलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद में सहायक नदियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों से एग्जाम में सवाल आते हैं, उनके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा। बाकी तो ये नॉर्मल बातें हैं। हेगिंग ब्रिज क्या है भाई? यानी कि देश का चौथा और राजस्थान का पहला हेगिंग ब्रिज चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है, कोटा के अंदर है। सबसे पहले तो आपके मन में डाउट ही आएगा, सर हेगिंग ब्रिज इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये तो समझाओगा। चलो, चंबल नदी पर बना और ये देश का सबसे बड़ा है, ऐसे देश में 4 है ये, यानी कि देश का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। सबसे पहले सवाल आता है हेगिंग, सर हेगिंग का मतलब क्या हुआ? यानी कि केवल 2 पिलर के ऊपर और उस पुल को तारों से बांध दिया जाता है और नीचे यानी कि कोई भी सपोर्ट नहीं होता। सर ऐसे भी ब्रिज होते हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो फेमस है। बाकी और क्या है देखने के लिए, तुम ये बताओ। लोग यानी कि हेगिंग ब्रिज देखने जाते क्यों हैं? 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऐसी क्या खास बात होगी तभी तो चर्चा में है, बाकी मैंने और तो नहीं बताया यार, और किसी नदी के ऊपर मैंने ब्रिज तुम्हें नहीं पढ़ाई। इस नदी की खास बात ये, इस प्रकार से आपको यानी कि 2 पिलर देखने को मिलेंगे और इस 2 पिलर को यानी कि इस प्रकार से तारों से यानी कि पूरा का पूरा बांध है, जो पुल है वो यानी कि बांध दिया गया है। ये यानी कि ब्रिज होता है। और भी बढ़िया देख लो अपने, यानी कि इस प्रकार से आपके सामने एक पिलर दिख रहा है, बिल्कुल सर एक पिलर है ये। दूसरा पिलर आपके सामने ये रहा और ये अपना ब्रिज रह गया भाई। ठीक है, ये पुल अपना, और इस पुल को किसमें बांधा गया? इस पुल को यानी कि तारों के माध्यम से बांधा गया। ये देखो, तारों पर लटका दिया। ये है हेगिंग ब्रिज। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कोटे वाले तो बड़े यानी कि रील बनाते हैं इसके ऊपर, कभी घूमने जाते हैं तब आपने इंस्टा के ऊपर खूब सारी रील भी देखी होंगी। तो इसमें खास बात यही है कि नीचे के तो चंबल नदी बहती रहती है, ऊपर यानी कि ये ब्रिज बनाया गया है। देश का सबसे बड़ा यही है, कहते हैं 1.4 किलोमीटर लंबा है। इतना तो मत याद रखना, कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि देश का चौथा राज्य का पहला हेगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। देश का सबसे बड़ा भी यही है। मगरमच्छ को घड़ियाल बोलते हैं, मैं तो पहली बार सुनी हूं ना भाई। किसने कहा मगरमच्छ को घड़ियाल बोलते हैं? मगरमच्छ अलग होता है, घड़ियाल अलग होता है, किसने कहा बताओ? अभी तक मैंने नाम ही नहीं लिया। मगरमच्छ घड़ियाल एक ही होते हैं। किसने सुन लिया? RS 2025। अभी मैं तुम्हें विशेषता भी बताऊंगा, आगे टेंशन मत लो। घड़ियाल और मगरमच्छ भी दिखाऊंगा कि घड़ियाल की क्या विशेषता होती है, मगरमच्छ की क्या विशेषता होती है। अभी तक तो मैंने इनके नाम ही नहीं लिए। मैंने ये कहा मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन इसमें पाए जाते हैं। हाँ ठीक है भाई। अरे दोनों अलग अलग होते हैं, ये लो। तुम रुका तो करो, यानी कि तुम पहले सारे के सारे डाउट लेकर आ जाते हो। अरे क्लास चल रही है, तुम्हारे सारे सब सामने आएंगे। यानी कि तुम्हारे जो भी डाउट है ना, मगरमच्छ क्या है, घड़ियाल क्या है, डॉल्फिन क्या है, अरे सारी चीजें समझाऊंगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जब चंबल नदी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कह देना सर आपने ये चीज नहीं समझाई, एग्जाम में आई हुई है। फिर तो बैठा हूं ना, एकदम शॉर्ट तरीके से सारी चीजें मैं समझा रहा हूं तुम्हें। हाँ, चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। अभी जैसे भाई कह रहा था कि घड़ियाल और मगरमच्छ है, यानी कि चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। सर ये घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर होता है? कई हालांकि बता देते हैं कि घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही होते हैं, नहीं भाई अलग अलग होते हैं। तो सर अलग अलग विशेषता क्या है? मुझे पता था तुम इस चीज में यानी कि कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं दोनों की फोटो लेकर आया हूं। ये आपके सामने है घड़ियाल और इधर आपके सामने है मगरमच्छ। देखने में आपको दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या? इनकी कुछ तो विशेषता होगी कि यानी कि अलग दिखेंगे। देखो घड़ियाल होता है ना, उसकी चोंच इस प्रकार से लंबी होती है, आप देख लो सही, ये घड़ियाल है। और मगरमच्छ का मुंह ऐसे चौड़ा चौड़ा होता है, जैसे मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया, यानी का मुंह फूल गया हो। ठीक है, ये देखो, जब पत्नी यानी कि मुंह फुला लेती है ना, तब भी यानी कि इसी प्रकार का चेहरा थोड़ा सा दिखाई देता है, यानी कि मगरमच्छ जैसा मुंह हो जाता है। इस प्रकार से ना इसका फुला हुआ आपको मुंह दिखेगा। तो घड़ियाल और मगरमच्छ एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ये उनकी विशेषता भी आप देख सकते हो। ये आपके सामने घड़ियाल है, इसके यानी कि मुंह ऐसा खूब यानी कि चोंच जैसा लंबा लंबा होता है। और ये यानी कि आपके सामने मगरमच्छ है, मुंह देखो यानी कि चौड़ा चौड़ा मुंह होता है इसका। ठीक है, हाँ। तो चंबल नदी यानी कि घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल नदी में यानी कि डॉल्फिन भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपने मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियालों की तो शरण स्थली बोल देते हैं इनको।
तो मगरमच्छ गांगेसूस यानी कि डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 2009 के अंदर जो गंगा की डॉल्फिन है ना, इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। ये भी थोड़ा सा आप नोट लगाकर लिख लेना। यानी कि गंगा के जो डॉल्फिन जलीय जीव हैं उनको यानी कि भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है, गंगा वाली डॉल्फिनों को। ये डॉल्फिन आपके सामने, ठीक है, ओके, समझ में आ गई सारी की सारी बातें। एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं बताया, थोड़ा सा मैंने शुरुआत में मैप बताया था, उसके बाद में मैंने यानी कि आपको चुलिया जलप्रपात दिखाया था। चुलिया जलप्रपात दिखाने के बाद में मैंने आपको हिगिंग ब्रिज दिखाया था। इसके बाद में इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वो दिखाया था मैंने। बस यही है, बड़ी बस्ती से, यानी कि इतनी शानदार नदी है चंबल नदी, और यानी कि इसको इतना कंफ्यूज करके बना देते हैं कि ऐसे याद करो वैसे याद करो। अब यानी कि देखो 2014 में जब यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, तब यानी का वो प्रोजेक्ट लेकर आए थे। अगर किसी ने सुना हो तो, अब तो बहुत पुराना है, वैसे नहीं पूछेंगे करंट के हिसाब से। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी चंबल नदी को तीसरे चरण में शामिल किया गया था, जिसका नाम था गंगांगी नम्बे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना सर, ये है क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट? यानी कि उस समय बहुत चर्चा में था, यानी कभी गंगा नदी की सफाई करेंगे, इस प्रोजेक्ट में जो भी नदियां शामिल करेंगे उन नदियों की सब यानी कि सफाई करेंगे, ये प्रोजेक्ट था। हालांकि सफाई अगर जमीनी स्तर पर देखें ना तो कुछ फर्क नहीं है, हालांकि मैं बोल देता लेकिन थोड़ा सा अंकुश है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाता हूं पूरा ना। तो थोड़ा सा भी ध्यान रखोगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि 2014 में चलाया गया था इस प्रकार से, यानी कि नदियों की सफाई करनी थी। यानी कि खूब जर्मनी के सहयोग से भी यानी कि ये कहा गया था कि हम इन नदियों की सफाई करेंगे, जो भी यानी कि नदियों के अंदर कचरा है, गंगा घाट के किनारे जो भी कचरा फैला हुआ, सब नदियों की यानी कि हमें क्या करनी है, सफाई करनी है। यानी इनको सफाई करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया था। बस अपनी इतनी बात याद रखनी है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि कब चालू किया गया था कब खत्म किया गया था। हम चंबल नदी पढ़ रहे हैं तो यानी कि चंबल नदी को तीसरे चरण में शामिल किया गया था, बाकी मैंने बता दिया। यानी कि ये था नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि नदियों की क्या करनी थी, सफाई करनी थी। बताओ यहां तक अगर किसी के कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आराम से बता दो, आपकी चंबल नदी कंप्लीट होगी। अब मैं यानी कि चंबल की सहायक नदियां दिखाऊंगा तुम्हें, उसके बाद में आपकी चंबल नदी कंप्लीट हो जाएगी। एकदम शॉर्ट पढ़े आराम से। हाँ बताओ फटाफट, यहां तक अगर किसी के कोई भी बात समझ नहीं आई तो आराम से है। हाँ कॉपी पेस्ट रुक जाओ, अभी लगातार मत करो, मैं कमेंट बता भी कम ही देखूंगा। बता दो कोई ज्यादा खास बात हो तो, अगर किसी के नहीं समझ आई है। चलो नॉर्मल सी बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अब यानी कि थोड़ी सी चंबल की सहायक नदियां देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मैप में समझाऊंगा, फिर मैं उसी प्रकार से आपको अलग डायग्राम बना के भी बता दूंगा, यानी कि चंबल की कौन कौन सी यानी कि सहायक नदियां हैं। चलो अपन थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं, तब यानी कि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, या पहले मैं डायग्राम इसमें समझाऊं मैप में? थोड़ा सा चलो मैप में बता देता हूँ, तब तुम्हारे थोड़ा सा ठीक लगेगा, यानी कि मैप से तुम अच्छा बढ़िया समझ जाओगे। बाकी ऐसे मैं लकीरें खींचूंगा तो तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। देखो यानी कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत इजी तरीके से आराम से तुम यानी कि इसको याद कर लोगे। ये आपकी यानी कि जनापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है चंबल। ये चंबल यानी कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में बहती हुई सीधी की सीधी मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इस बात को हमने पढ़ लिया। अब यानी कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले ये देखो, यहां से शुरुआत करेंगे हम। यानी कि यहां से एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध जो नदी है वो अपने बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है, झालावाड़ से कोटा में जाएगी, बारा में जाएगी, दोबारा से कोटा में आकर ये चंबल नदी से मिल जाएगी। ये आपकी काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी आहू नदी है, आहू नदी, इधर से आपकी नदी आकर मिलेगी परवण नदी। हमने कहीं ना कहीं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग पढ़े हैं, उसके अंदर मैंने बताया था कि आहू और काली सिंध नदियों के किनारे गागुरुन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है।
तो यानी कि दोनों की दोनों नदियां हैं। इधर से यानी कि देखो मध्य प्रदेश से निकलेगी औ नदी, मध्य प्रदेश से निकलकर सीधी की सीधी झालावाड़ में प्रवेश करेगी, झालावाड़ से कोटा में जाएगी, फिर वापिस ये गागरोन झालावाड़ में आ जाएगी, और यहां पर आकर देखो थोड़ी सी ऊपर उठी है ये, यानी कि यहां पर जाएगी थोड़ी सी ऊपर उठेगी, फिर यानी कि नीचे वापिस आएगी, और गागरोन झालावाड़ में आकर ये काले सिंध नदी से मिल जाती है। आहू और काले सिंध नदियों के किनारे गागरोन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है। ठीक है भाई, इधर से यानी कि वही अपने मध्य प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है परवण नदी। ठीक है, शेरगढ़ का किला परवण इसी 12 नदी के किनारे है। ये कहां पर जाएगी सर, ये सीधी की सीधी यानी कि 12 कोटा। ठीक है भाई, झालावाड़ 12 के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। ये अपनी यानी कि परवण नदी है। मनोहर थाना दुर्ग यानी कि इसी नदी के किनारे है। एक तो परवण है, एक यानी कि काली खाड़ नदी है, काली खाड़ है। इन दो नदियों के किनारे एक मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। यहां से अपने एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती। विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है, सीहोर मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती नदी सीधी की सीधी अपने जाकर कहां पर मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, पाराकोटा में बहती हुई सीधी की सीधी चंबल नदी में जाकर मिल जाएगी। फिर यानी कि सीप नदी तो चलो अब आगे पढ़ेंगे, यानी कि जब मैं बनास नदी पढ़ाऊंगा ना तब यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। चंबल बनास सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है, उसकी अलग से बात करेंगे। ये यानी कि आपकी पार्वती नदी है। एक नदी आपको और याद रखनी है जिसका नाम है कुन्नू नदी। इसमें दे नहीं लिखा, वैसे आपको याद करनी है। ये कुन्नू नदी है ना, ये अपने एग्जाम में भी पूछी गई, थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखना। मध्य प्रदेश से निकलती है, केवल 12 में बहती है, फिर यानी कि सीधी सीधी पाली घाट है सवाई माधोपुर के पास में जाकर चंबल में मिल जाती है। ये बस आपको इतनी नदियां याद करनी है। इसके अलावा चंद्रभागा नदी थोड़ा सा देख लेना कि इसकी सहायक नदी। सर पीटीआई के लिए है क्या, क्यों पीटीआई में भाई ज्योग्राफी नहीं आती क्या? कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ी हैं, ये इसकी सहायक नदियां, बाकी ये तो बहुत नॉर्मल हैं। मेज है, मेज के नीचे कुराल है, कुराल के नीचे बामणी है, बामणी भी बोल देते हैं या इसको वापणी भी बोल देते हैं। बस इधर तो यही है। बनास को हम अलग से पढ़ेंगे, बनास भी इसकी सहायक नदी है। ये आपके समझ में आना चाहिए। डायग्राम सर हम तो समझे नहीं, दोबारा से बताओ। अब यानी कि मैं तुम्हें उस प्रकार से समझाता हूं। देखो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूं। यानी कि एक दो बार यानी कि रफ रजिस्टर में इस प्रकार से डायग्राम बना लेना, फिर यानी कि तुम्हारी सारी की सारी ये सहायक नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। किस प्रकार से चंबल नदी बहती है पहले तो ये देख लो भाई। ऐसे जाती है अपने चंबल नदी। ठीक है भाई, इसके बाद में इधर से यानी कि एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। ठीक है भाई, यानी कि यही आपको ध्यान रखना, बाकी तो नॉर्मल सब याद हो जाएंगी। यहां से एक नदी जाकर मिलेगी जिसका नाम है आहू, यहां से एक नदी मिलेगी जिसका नाम है परवन, यहां से एक छोटी सी नदी मिलती है जिसका नाम है चंद्रभागा। ये इसकी सहायक नदियां बहुत जरूरी हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछेगा कि कौन सी सहायक नदी है और कौन सी नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखना। फिर यानी कि आपकी एक नदी आती है पार्वती, और फिर आपकी नदी आएगी कुन्नू। ये लो, इतनी ही नदियां हैं इसकी इस साइड वाली, यानी कि चंबल के दाहिनी तरफ वाली। अब यानी कि इधर से बात करूं, इधर से यानी कि आपकी आ जाएगी बामणी नदी भाई। ये हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है। इसके बाद में नदी आएगी कुराल नदी। ये अपने कहां से निकलती है, उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा बूंदी के अंदर बहती हुई सीधी चंबल में जाकर मिल जाती है। फिर आएगी आपकी मेज नदी, ये भी यानी कि बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, और सीधी के सीधी यानी कि भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में जाकर मिल जाती है। बनास नदी की हम अलग से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से एक दो बार डायग्राम बनाना। हमारे यानी कि सहायक नदियां पूरी की पूरी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। बस ये लो, चंबल नदी तुम्हारी कंप्लीट है भाई। चंबल नदी के ऊपर जो बांध है ना, बांध के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, मैं तुम्हें अलग से लिखा दूंगा, क्योंकि मैं एक जगह तुम्हें सारे के सारे बांध लिखाऊंगा ना, तो तुम्हें एक तो ज्यादा नहीं लगेंगे यार कौन सा बांध कहां पर है, कौन सा कहां पर नहीं है। एक पेज के बांध है, उनको एक साथ में तुम याद कर लोगे, इसलिए नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार कौन सा बांध कहां पर बना हुआ है। क्योंकि पहले तुम नदियां पढ़ लो आराम से, जब ये नदियां तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी ना, उसके बाद में बांध छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि तुम्हें आराम से पता भी चलेगा हाँ यार ये नदी यहां तक जाती है, यहां तक यानी कि फैली हुई है, क्योंकि साथ साथ में इसको याद कर लोगे तुम।
बताओ, चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, बाकी आराम से समझ में जाओगे तुम। ये लो भाई, चंबल की सहायक नदियां, सबसे पहले यानी कि काली सिंध के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यानी कि ये काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान मत रखना। यानी कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश से आपकी काली सिंध नदी निकलती है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है और सीधे के सीधे नवनेरा कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कहां पर जाएगी? सीधा का सीधा बिंदा झालावाड़ से प्रवेश करेगी, झालावाड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में 12, वापिस यानी कि कोटा में आ जाती है। सबसे पहले यानी कि झालावाड़ से प्रवेश करती है, झालावाड़ के ऊपर यानी कि कोटा है, कोटा के बाद में थोड़ी सी 12 में जाएगी, दोबारा से नवनेरा कोटा में आकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी? आऊ परवन देख लो, चाहिए इसकी सहायक नदी आऊ है, ये इसकी परवन है। चंद्रभागा एक थोड़ी सी नदी और याद रखना जिसका नाम है निमाज, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। निमाज नदी कम से कम जितना लिखा रहा हूं ना उतना तो याद कर ही लेना, इसमें भी शॉर्टकट मत मारना कसर ये नदी छोड़ दें या इसको याद करें या नहीं करें, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही ज्यादा शॉर्टकट मार रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं जितना लिखा हो ना उतना तो याद करना ही करना है। हमारी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी एकदम आराम से, शॉर्ट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा नहीं, और मुझे पता नहीं है कि तुम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। ओके भाई, परवना नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में झालावाड़ 12 में बहती हुई पलायता 12 में काली सिंध में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये आपके सामने कौन सी नदी रही? परवना नदी रही। ठीक है, परवण की सहायक नदी कालीखाड़ है, इसके संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है। ओके, ये आपकी परवना नदी भी कंप्लीट होगी। दो दो बातें हैं बस, और कुछ नहीं, दो दो बातें आपको याद करनी है। चलें आगे, आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से आती है, यानी कि आहू ले लो, परवण ले लो, अपने चंबल नदी ले लो, इसके अलावा काली सिंध ले लो। राजस्थान में झालावाड़ कोटा में बहती हुई गागरों झालावाड़ में जाकर सीधी की सीधी काली सिंध मिल जाती है बस। ठीक है, ये आपकी आहू नदी रही। अब देखो यानी कि आहू है ना, आहू बहती है कहां पर सर? झालावाड़ और कोटा में। परवण बहती है झालावाड़ 12 में, इनको तुम आराम से याद कर सकते हो। यानी कि इधर कौन से जिले सर? झालावाड़ कोटा, उधर यानी कि झालावाड़ 12, 12 यानी कि 12 की साइड में ना, तो वो भी यानी कि परवण उधर से मिल रही है, तो यानी कि वो झालावाड़ 12 है। ठीक है सर, ये भी याद कर लेंगे, दो दो बातें हैं तो समझाया वही है बस, और कुछ नहीं है इनमें एक्स्ट्रा। पार्वती नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी सीहोर मध्य प्रदेश से, यहां से आप यानी कि पार्वती नदी निकलती है, ये देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी या सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में करियाहट 12 से प्रवेश करती है और 12 कोटा में बहती हुई पालीघाट सवाईमाधोपुर में जाकर चंबल से मिल जाती है। ओके, ये होएगी आपने सहायक नदियों वाला। बामणी या वापणी नदी, कुन्नू नदी नहीं आएगा यहां पर, पार्वती नदी कैसे रहेगी भाई? एक मिनट, ये कहां पर रहेगी? चलो कोई बात नहीं है, मैप आ गया तो कुन्नू नदी थोड़ी सी और लिख लेना आप, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा, हालांकि मैं पीटी में तो करवा दूंगा। कुन्नू नदी का उद्गम होता है कहां से? उद्गम होता है मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में 12 में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। ये थोड़ा सा आप लिख लेना, राइटिंग तो बढ़िया नहीं लगेगी तुम्हें ना। बस ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा था, बाकी तो कुछ नहीं पूछा। यानी कि कुन्नू नदी किसकी सहायक नदी है, सीधा सीधा आया था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो भाई, बामणी या वापनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से ये निकलती है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। कुराल नदी का उद्गम उपरमाल के पठार भीलवाड़ा से होता है, भीलवाड़ा बूंदी में बहकर सीधे के सीधे चंबल में मिल जाती है। इसके बाद में मेज नदी आएगी, मेज भी यानी कि भीलवाड़ा बूंदी में बहकर सीधे के सीधे चंबल में मिल जाती है।
ये क्या राइटिंग है? हाँ, राइटिंग कौन बढ़िया लगी ना। मेज नदी भी कहां से निकलती है? बिजोलिया भीलवाड़ा से। ये भी भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई सीधी सीधी चंबल में जाकर मिल जाती है। मेज की सहायक नदी है मांगली नदी, जिस पर रहने का भीमलत जल प्रपात बना हुआ बूंदी के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भीमलत जल प्रपात कहां पर है? बूंदी में मांगली नदी पर बना हुआ है। और ये मांगली किसकी सहायक नदी है? ये यानी कि इसी मेज की सहायक नदी है। चंबल की अन्य सहायक नदियों के थोड़े से नाम याद रख लेना। गुंजाली है, चाकण है, घोड़ा पछाड़ नदी है और बनास नदी है। बनास नदी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और इसी के साथ में आपकी चंबल नदी होगी कंप्लीट। बताओ भाई, इसमें क्या समझ में नहीं आया? थोड़ी सी आपको सहायक नदियां याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो देखो सीधा सीधा अपने को समझना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उनका तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि सर समझा दो। थोड़ा सा मतलब जगह मैंने ज्यादा वैसे लिखाई भी नहीं है, ये जगह याद कर लेना, ये कर लेना। थोड़ी सी सहायक नदियां 2-3 बार डायग्राम बनाओगे ना तो आराम से यानी कि तुम्हारे ये कंप्लीट हो जाएंगी सहायक नदियां। इतना ही अपने को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और बता दो भाई, आरपीएफ का कोर्स मिल जाएगा। और जी सर, चंबल नदी होगी कंप्लीट। कल यानी कि बनास या उसके साथ में 1-2 नदी और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में इनको याद कर लेना। बाकी चंबल नदी से बड़ा डर लगता है, चंबल नदी कराओ, चंबल नदी कराओ, बस इतना ही है चंबल नदी। 1-2 बार बढ़िया डायग्राम बना के सहायक नदियों को लिख लेना, साथ साथ में याद हो जाएंगी। ज्यादा बड़ी नहीं, 2-3 बार पढ़ लेना बस। बाकी शुरुआत में तो नॉर्मल बातें वो सीधी की सीधी याद हो जाएंगी। ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी अब डेली क्लास लेंगे, अब देखेंगे कब तक यानी कि ज्योग्राफी को कंप्लीट करा पाते हैं। बाकी हाँ, 25 तारीख से आपको यानी कि राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र किताब मिलेगी। के ऊपर पहले मैंने वीडियो भी बना दिया। राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र किताब आने वाली है। अब तक की इतिहास की सबसे छोटी किताब है, अब तक के इतिहास की। केवल यानी कि 60 पेज के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास समेट। अब यानी कि तुम्हें 60 पेज तो याद करने ही करने हैं। अगर क्वेश्चन बाहर चले जाएंगे तब तो मैं जिम्मेदार हूं, टेंशन मत लो, लेकिन 60 पेज तो याद कर ही सकते हो। जैसे यानी कि अगर वैसे सिंपल पेज देखें तो केवल इसके 35 पेज भी नहीं है, 30 ही पेज हैं। यानी कि अगर तुम डेली भी टारगेट लेके चलोगे ना यार का मुझे 3-4 पेज तो याद करने ही करने हैं, और अगर तुमने ये सोच लेना, क्योंकि एक तो छोटी किताब को देखकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार का अपन इसको यानी कि तैयार कर सकते हैं। इस किताब को तैयार कर लेना, तुम्हारा सारा का सारा राजस्थान इतिहास तैयार हो जाएगी। कितनी पेज की यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी की आएगी। ज्योग्राफी तो चलो मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, अगर तुम नोट्स बनाओ तो बढ़िया है, बाकी फिर किताब तो बाद में आएगी, भी तो टाइम लगेगा। छोटी सी किताब है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। इसको तैयार कर लेना और किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाना। अब इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा और शॉर्ट क्या करूं, 60 पेज की। आसपास की बुक डिपो पर मिलनी शुरू हो जाएगी 25 तारीख से। हालांकि ऐप के ऊपर यानी कि अवेलेबल करवा देंगे, 4-5 दिन में आपके घर पर बैठे बैठे आ जाएगी। ठीक, केवल यानी कि छोटी सी किताब है, इसको तो तैयार करना ही करना। सर इसमें है क्या? वो ही है जो मैंने तुम्हें क्लासों के नोट्स लिखाए हैं। इसको बहुत शानदार तरीके से अपडेट किया है बस। और भी यानी कुछ गलतियां थी उनको सुधारा गया है, शानदार तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। और तुमको पता है कि यानी कि शुरुआत से अगर पहले दिन से क्लास ले रहे हो तो जितने भी एग्जाम हुए ना उससे बाहर कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। विशेषता यही है कि यानी कि चीजों को सॉर्ट करना है जितना हो सके उतना। क्योंकि तुम क्या क्या पढ़ोगे बताओ? अगर मैं यहाँ पर चंबल नदी के अंदर मान लो कि मैं तुम्हें 1 घंटा लगा दूं चंबल नदी पढ़ाने पढ़ाने में, तो क्या एग्जाम में केवल चंबल नदी आएगी? तुम क्या क्या पढ़ोगे? कितनी नदियां हैं, और मान लो एग्जामिनर चंबल के बारे में क्वेश्चन ही ना पूछे, फिर क्या करोगे? इतना तुम नदियों के बारे में रट के जाओ, नदियों से क्वेश्चन ही नहीं आए तो जरूरी थोड़ी कि एग्जामिनर पूछ ले नदियों से, कोई जरूरी नहीं है। खूब सारे टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐप के ऊपर ये तुम्हें आराम से किताब मिल जाएगी भाई। छोटी सी किताब है, इसको याद कर लेना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे राजस्थान का इतिहास पूरा का पूरा तैयार है। बहुत छोटी छोटी यानी कि 3-4 लाइन 3-4 लाइन, बस वही बातें हैं जो एग्जामिनर पूछेगा। अपने को ज्यादा ज्ञान बढ़ाना ही नहीं है, बाद में बढ़ाते रहना चाहिए नौकरी लगने के बाद में। अभी केवल एक ही मकसद है, नौकरी लगना। क्लास बिल्कुल होगी भाई, क्लास होगी। चंबल नदी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट है। बाकी सीटी की तैयारी करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई डाउनलोड करना। यहाँ से आपको बुक्स के ऑप्शन में अभी तो डेमो मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो ना किताब किस प्रकार की है तो आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जाना बुक्स में और व्यू डेमो कर लेना, आपको किताब का डेमो देखने को मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई डाउनलोड करना, रजिस्टर्ड करना, वहां पर आपको फ्री डेमो देखने को मिलेगा। सबकी क्लास टीचर की भी आपको डेमो के रूप में फ्री देखने को मिलेंगी।
कोई समस्या है तो आप यानी कि कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको इसीलिए दिए गए, बाकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहे हैं, 75 68 71 67 68। हाँ ठीक है, चंबल नदी आराम समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो कोई नहीं, बहुत छोटी कराई है, बांध की टेंशन मत लेना। जिस दिन तुम्हारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी ना, एक भी चीज तुम्हारी नहीं छूटेगी। चंबल नदी नदियां कंप्लीट करा दूं, उसके बाद में बांध भी करवा दूंगा, क्योंकि नदियों पर बांध बने होते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ क्योंकि बांध अपन एक जगह लिखाएंगे, ताकि कंफ्यूज नहीं रहे कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर। ओके, चलो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक शानदार तैयारी करता रहो आराम। कल यानी कि हम बनास नदी को कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा नहीं है नदियां, यानी कि इनकी 3 4 क्लासें और होंगी बस, आराम से एक एक नदी कंप्लीट करेंगे, तब तक हमारी नदी कंप्लीट हो जाएगी। अब फटाफट जो चंबल नदी पढ़ाई ने इसको हाथों हाथ याद करना, नोट्स बनाना, तुम्हारे चंबल नदी ऐसी याद होगी तुम कभी नहीं भूलोगे। ओके फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।